गौरव भाटिया जी, ये कब तक मतलब बीजेपी और सरकार अपनी तरफ से ऑफेंसिव हर दिन राहुल गांधी के विदेश में दिए हुए बयानों पर ही आगे ले जा रही है? क्या अब यही तय करेगा कि इस देश में संसद चलेगी या नहीं चलेगी, इस देश का एजेंडा आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? मामला वहीं रुक गया है। विदेश में राहुल गांधी ने क्या कहा, यह देश के लिए इतना बड़ा हो गया है। अंजना जी, ये केवल सोच का फर्क है। अगर आप राहुल गांधी से पूछेंगी, कांग्रेस पार्टी से, उनके प्रवक्ताओं से, तो वो कहेंगे कि ये मुद्दा ही नहीं है। क्या हो गया अगर राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर कह दिया कि भारत में लोकतंत्र बचा ही नहीं? क्या हो गया अगर राहुल गांधी ने विदेशी धरती पे कहा कि मीडिया, जिसमें आज तक और आप भी आती हैं, अब भारत में बचा ही नहीं है? कोई गलती नहीं है राहुल गांधी की अगर वो कहते हैं देश में न्यायपालिका बची ही नहीं है। लेकिन अगर आप जनता से पूछेंगे तो एक ही आवाज निकलेगी हर दिल से कि भारत का अगर अपमान करोगे तो नेस्त नाबूद कर देंगे। और अंजना जी, संसद लोकतंत्र का मंदिर है, और अगर संसद और लोगों का और भारत के लोकतंत्र का अपमान होगा तो संसद में जो जनता की आवाज है उसकी गूंज जरूर सुनाई देगी। और ये रॉकेट लॉन्च हो या ना हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक मिसगाइडेड रॉकेट को भारत का नुकसान हम नहीं करने देंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। मेरा पहला सवाल है, यहां कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हैं, मैं उनको सुन रहा था, क्या वो बता सकती है कि राहुल गांधी ने कौन से वक्तव्य को देखकर ये बोला कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सिख और मुस्लिम द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं भारत में? पहला। दूसरा, वो किस आधार पे कहते हैं कि यहां लोकतंत्र नहीं है जब यहां चुनाव होते हैं और छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में अभी और राजस्थान में तो कांग्रेस सत्ता में है, तो आप क्यों कहते हैं लोकतंत्र नहीं है? तीसरा, मीडिया खत्म हो गया है। हाँ, मीडिया कब दबाव में आ रहा था? जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, और ये तस्वीर मैं लेके आया हूं, एक प्रतिष्ठित अखबार ने कहा कि हम पे दबाव ना बनाओ, और अपने एडिटोरियल में केवल एक सफेद पन्ना, ये देखिएगा, सारे दर्शकों को देखना चाहिए, आपातकाल में जब इंदिरा गांधी जो कांग्रेस पार्टी से थी, उन्होंने आपातकाल लगाया तो एडिटोरियल में सफेद पन्ना आया कि हम पे दबाव मत बनाओ। नरेंद्र मोदी जी वो हैं जो देश के लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। पूरे विश्व में भारत का डंका आज बज रहा है, और इसी बात का राहुल गांधी को दर्द है। देखिए, राहुल गांधी ने वहां जाकर ये कहा कि देश में मुस्लिम्स को और सिखों मुस्लिमों को दूसरे दर्जे का, आखिर कहां पर प्रधानमंत्री ने ये कहा है? और दूसरे जो अन्य बहुत सारे सवाल हैं उनको लेकर, क्योंकि अब मामला अटका हुआ है वहीं पर पार्लियामेंट का। मैं दो बातें सबसे पहले कहना चाहती हूं और उसके बाद आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब दूंगी। सबसे पहली बात, भारत का संसद नहीं चल रहा है। आज इस देश को जानने की जरूरत है क्यों नहीं चल रहा है। दिखाइए विजुअल्स लोकसभा के और दिखाइए विजुअल्स राज्यसभा के। लोकतंत्र में पहली बार सत्ता पक्ष नेता सदन खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं, वेल में आ रहे हैं, सदन की कार्यवाही को अवरोधित कर रहे हैं, सदन की कार्यवाही में रोड़ा डाल रहे हैं, सदन की कार्यवाही को स्थगित कर रहे हैं। यह भारत के लोकतंत्र में पहली बार हुआ है। ट्रेजरी बेंचेस नारेबाजी करके सदन को स्थगित कर रही हैं। यह अजीब नजारा है, और यह नजारा सिर्फ एक कारण से है, अडानी का और ना बोलना पड़े, उस बात का जवाब न देना पड़े जिस इंडियन एक्सप्रेस को दिखा रहे हैं। उस इंडियन एक्सप्रेस ने एक ब्रेकिंग न्यूज आज सुबह करी है, और उसमें लिखा है कि इलारा कैपिटल का एक संदिग्ध अडानी ग्रुप के फर्म में हिस्सेदारी है, उनको तमाम और रक्षा के कॉन्ट्रैक्ट मिले, और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। उसके बारे में कोई जवाब न रक्षा मंत्रालय से आया न सरकार से आया, लेकिन सदन स्थगित हो यह काम सत्ता पक्ष कर रहा है। आपने मुझसे एक सवाल पूछा, यह फोटो है आज की, और यह फोटो है विजय चौक की। विजय चौक पार्लियामेंट के बाहर की जगह है। यहां से करीब 200 सांसद मार्च करने वाले थे। जरा भैया इसको जूम इन करिएगा, बैठे हैं आप। यहां से मार्च इन करने वाले थे सांसद, ईडी ऑफिस जा रहे थे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस, वही ईडी
जो अब भाजपा का फ्रंटल बन चुका है और 95% केसेस ऑपोजिशन के खिलाफ करता है। ये 200 सांसद यहां पर, और इन 200 सांसद को रोकने के लिए मोदी जी ने अपनी पूरी मशीन, 2000 पुलिसकर्मी, 2000 सुरक्षाकर्मी, 2000 पैरामिलिट्री फोर्सेस सांसदों को रोकने के लिए खड़ा कर दिए गए। ये इस देश के लोकतंत्र का हाल है। ये कार्यकर्ता नहीं है, ये चुने हुए सांसद हैं जो वहां जाकर प्रदर्शन करना चाहते थे। ये असलियत है। अब मैं आपके सवाल का जवाब दे देती हूं। हो गया भैया, आप जूम आउट कर सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब दे देती हूं। स्मृति ईरानी जी को, और मैंने ये कहा भी, उनकी वेदना मैं समझ सकती हूं। स्मृति ईरानी जी का एक ही लक्ष्य है, राहुल गांधी जी को ट्रोल करना। वो ट्रोल मंत्रालय की बड़ी सम्मानित मंत्री हैं। उनके पैरों के तले से जमीन खिसकने लगी क्योंकि इनके जैसे लोग और बाकी अनुराग ठाकुर जैसे लोग बाजी मारने लगे। अब उनको लगा ये मंत्रालय ना चला जाए, ट्रोल मंत्रालय, तो आज खुद ही मैदान में कूद पड़ी मोर्चा लेने के लिए। लेकिन असलियत यह है कि जो भाजपा कर रही है आज की तारीख में, 28 फरवरी का कैम्ब्रिज का वक्तव्य और 15 मार्च को इस देश में हम उस पर आज भी डिस्कशन कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के कारण डिस्कशन कर रहे हैं, वो ये दिखाता है कि भाजपा कितनी बुरी तरह से बौखलाई और घबराई हुई है। क्योंकि उनको समझ में आ गया कि उनकी इस नफरत की लंका में आग तो लग चुकी है, उनकी इस नफरत की लंका को ध्वस्त किया जाएगा मोहब्बत से। उनको यह भी समझ में आ गया है कि जो हजारों करोड़ रुपए का पैसा, लागत, कुछ मीडिया के अधिकांश अंग उन्होंने लगाए राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने में, वो पैसा तो पानी की तरह बह गया, वो पैसा तो नाले में जाकर गिर गया। क्योंकि राहुल गांधी की तो छवि बड़ी जबरदस्त उभर गई। अगर ऐसा ना होता तो 15 दिन बाद कैम्ब्रिज के लेक्चर के सरकार खुद सदन को स्थगित न करा रही होती और हम और आप बैठकर यहां पे डिस्कशन न कर रहे होते। हम महंगाई पे चर्चा कर रहे होते, बेरोजगारी पे कर रहे होते, आर्थिक असमानता पे कर रहे होते, चीन पे कर रहे होते, अडानी पे कर रहे होते। चर्चा राहुल गांधी पर, और फिर आप कहते हैं राहुल गांधी को कौन सीरियसली लेता है। डिसाइड कर लीजिए, सीरियसली तो इतना लेते हैं कि जब वो एक शब्द बोल देते हैं तो सरकार के 7 या 8 लोग जिनका अस्तित्व ही राहुल गांधी को ट्रोल करने से कूद के मैदान में आ जाते। अगर ऐसा ना होता तो स्मृति जी घबराती नहीं अपना ट्रोल मंत्रालय गंवाने के चक्कर में।